हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। देखो, पावर का मतलब होता है ताकत और शेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को साझा करना, शेयर करना। ठीक है, पहले आपको पता है इंग्लिश बाबा का तरीका, पहले आपको जनरल समझाएंगे, उसके बाद में टॉपिक पे आऊँगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके घर की, तो आपने देखा होगा आपके घर में जैसे मम्मी हैं, पापा हैं या बच्चे हैं घरों में, तो लोगों के पास अलग अलग पावर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे पापा लोगों की बात करूं, घर के जो बड़े आदमियों की बात करूं, तो वो डिसीजन लेते हैं भाई कौन सा मकान लेना है, कहाँ प्लॉट लेना है, कहाँ दुकान लेना है, लेते हैं इस तरह के डिसीजन। लेकिन अगर मैं लेडीज़ की बात करूं घर की, तो मम्मियाँ ये डिसीजन लेती हैं घर में कौन सा बर्तन आएगा, कौन सी कटोरी आएगी, किस तरह की चम्मच आएगी, करते हैं ना। और जो घर में जो वैसा लड़का होगा, कोई घर में इस तरह का बेटा होगा जो थोड़ा सा बाहर पढ़ के आया है या बाहर पढ़ने जाने वाला है, अगर कोई लैपटॉप खरीदना है तो उसकी पसंद का आएगा क्योंकि उसे टेक्निकल नॉलेज पापा से या मम्मी से ज़्यादा है। तो होता क्या है, पावर जब शेयर होती है तो सबको उसका फ़ायदा मिलता है। क्लियर हो रही है बात? अब आगे देखो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती, वो बटी रहती है। भाई डेमोक्रेसी क्या होती है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर की बात करें, यहाँ पर शेयरिंग की स्पेलिंग में एस गायब है, ठीक है, तो वो है लेजिस्लेचर के पास अपनी अलग पावर होती है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी अलग पावर होती है और जुडिशियल के पास अपनी अलग पावर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी जो पावर है वो एक ही बॉडी के पास होगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब पावर शेयरिंग में इस चैप्टर के अंदर आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी दो अलग अलग कंट्रीज़ की। पहली बात हम करेंगे बेल्जियम की और दूसरी बात हम करेंगे श्रीलंका की। और क्या बात करेंगे, किस तरह से जब इन दोनों कंट्रीज़ में कुछ दिक्कत आई पावर को लेके, कम्युनिटी को लेके, लोगों की फीलिंग्स को लेके, लैंग्वेजेस को लेके, इन दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने देश में किस तरह से उस मुद्दे को संभाला, किसने इंटेलिजेंटली उसे संभाला, किसने समझदारी से उसे संभाला और किसने उसमें बुद्धूपना दिखाया, मतलब खराब डिसीजन लिया। तो सबसे पहले बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये आपको बताएंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर किस तरह से शेयर होती है और क्या कंक्लूजन निकलता है, और उसके हम बाद में बात करेंगे पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है। तो चलो यार, सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूं बेल्जियम के एग्जाम्पल से। इतनी बात क्लियर हो रही है? सबसे पहले तो यार एक बात समझ लो, जो बेल्जियम है ना वो बहुत छोटा सा कंट्री है। कितना छोटा है? जितना बड़ा हमारा हरियाणा है ना, एक स्टेट हरियाणा, जितना उसका एरिया है उससे भी कम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? बेल्जियम कैसा है बताओ? कंट्री छोटा है या बड़ा? छोटा है। और एरिया कितना है? जितना हमारा हरियाणा का एरिया उससे भी कम एरिया है। चलो, आई होप कि इतनी बात क्लियर हो रही है। बेल्जियम हैज़ पॉपुलेशन लिटिल ओवर देन 1 करोड़। और बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन इसकी डबल है। देखो, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। बेल्जियम छोटा है, एरिया वाइज किससे है? हरियाणा के लगभग बराबर का है। पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से लगभग आधी है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब हम बात करेंगे बेल्जियम के अंदर जो लोग रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। देखो, बेल्जियम के अंदर जो लोग रहते हैं 59% डच स्पीकिंग लोग हैं। अब बच्चा कहेगा डच क्या है? डच एक लैंग्वेज है, जैसे हम कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। तो 59% यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं किसके अंदर? बेल्जियम के अंदर, वो डच बोलते हैं। 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख भी रहा होगा, डच स्पीकर्स ब्लू है 59%, फ्रेंच स्पीकर जो है ये रेड से दिखाया हुआ है, ठीक है, 40%, और जो 1% है येलो, ये है कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग। यहाँ पे हमने इसका एथनिक कंपोजिशन भी आपको दिखाया है। 59% सबसे ज़्यादा डच लोग हैं, 40% फ्रेंच लोग हैं और 1% है जर्मन। अब अगर मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि इस कंट्री के अंदर किसका बोलबाला होगा, कौन से लोगों का, तो आप कहोगे सर इसमें ऐसा बड़ा क्वेश्चन क्या है? ओबियसली जब जिसकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी डच लोगों की है, तो इन्हीं का बोलबाला होगा। जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है, वो हम बात करेंगे। अब जो कैपिटल है किसकी? बेल्जियम की, वो है ब्रुसेल्स। देखो, एक एक चीज़ यार याद रखना, बस आप
पूरा ध्यान यहीं पे लगा के रखो। क्या क्या बताया आपको, वो छोटी सी जगह है, हरियाणा से भी आधी उसकी पॉपुलेशन है, और 59% लोग डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है यार, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ले लो एक तो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ब्रुसेल्स का केस थोड़ा सा अपोजिट है, ब्रुसेल्स में बिल्कुल उल्टा है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। देखो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने यहां पे क्या दिखाया था आपको, यहां पे दिखाया था पूरी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो पूरे कंट्री के अंदर यार लगभग 60% यानी जो 59% लोग हैं वो डच बोलते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो डच बोलने वाले लोगों की है, फ्रेंच वालों की नहीं है। लेकिन अगर इस कंट्री की कैपिटल की बात करूं, ब्रुसेल्स की बात करूं, तो वहां बिल्कुल उल्टा आंकड़ा है। वहां पे भाई साहब 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। इसका मतलब मेजॉरिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई। अगर वो वहाँ पे अपनी चलाएंगे, अगर ये यहाँ पे अपनी चलाएंगे, ये कहेंगे जी हमारी चलेगी, तो ये कहेंगे ब्रुसेल्स के अंदर हमारी चलेगी, हम तो फ्रेंच बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ब्रुसेल्स के अंदर हमने क्या देखा, 80% लोग, यहाँ पे मैंने 8 लोग दिखाए हैं फ्रेंच स्पीकिंग है, और 20% केवल 2 लोग मैंने दिखाए हैं डच स्पीकिंग की बात करते हुए, जो कि एक अपोजिट सिनेरियो है, बिल्कुल अलग सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब भाई साहब क्या हुआ 1950s में और 1960s की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटी के लोगों में एक आक्रोश है। भाई जाहिर सी बात है, आपने अपने इंडिया में सुना होगा हिंदू मुसलमान होती रहती है भाई साहब, क्योंकि लोग तो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब आपस में मतलब वी आर ब्रदर्स, हम ब्रदरहुड हैं, हमें एक ईश्वर ने बनाया। लेकिन आजकल के लोग ये वाली बात नहीं समझते। तो 1950-1960 के दौरान क्या हुआ, इन कम्युनिटी में थोड़ा सा आक्रोश आ गया कि हमारी चलेगी, कि हमारी चलेगी, हमारी चलेगी। अब भाई साहब यहाँ के जो लीडर्स थे वो चिंता में पड़ गए कि अगर ये हमारे कंट्री के लोग आपस में लड़ने लग गए तो आपको पता ही है उसका मजा कोई तीसरा ले जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बेल्जियंस के लीडर्स थे, अब जो लीडर हैं यहाँ दिख रहे हैं ये लीडर्स, इन लोगों ने अपनी बैठक रखी, इन्होंने सोचना शुरू कर दिया यार क्या उपाय करें, क्या ऐसा तरीका निकालें कि भाई साहब दोनों जगह बैलेंस बैठ जाए और हर जगह मतलब जो डच लोग हैं वो भी खुश रहें और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो भी खुश रहें। तो ये इन लोगों ने इस वाले कंक्लूजन पे आए, वी नीड टू रेस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी एंड लैंग्वेज। इन्होंने सोचा कि भैया एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें हर लैंग्वेज बोलने वाले को, चाहे वो डच बोल रहा है, चाहे वो फ्रेंच बोल रहा है और चाहे वो फ्रेंच बोल रहा है, सबको सम्मान दो, सबका आदर करो और सबकी सुनो, तभी ये कंट्री ध्यान से चल सकता है। तो बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। अब क्या किया इन लोगों ने, ये जो लीडर्स थे, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान, जैसे हमारे भारत का अलग संविधान है, इन्होंने 1970 से लेके 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट्स लाए। अमेंडमेंट्स का मतलब संशोधन, नए कानून लाए, सो एज टू वर्क आउट ऑन एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। और ये चेंजेस ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाए, इन्होंने कुछ इस तरह के बदलाव किए कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि हर आदमी, चाहे वो छोटे तबके का हो, बड़े तबके का हो, फ्रेंच बोलने वाला हो, डच बोलने वाला हो, जर्मन बोलने वाला हो, सब लोग प्यार से मजे से रह सके। अब इन्होंने वो क्या क्या चेंजेस किए वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई में अक्सर पूछ लिया जाता है, क्या क्या उन्होंने, क्या मॉडल था उनका। तो मॉडल नंबर 1 एलिमेंट, पहला जो उनका एलिमेंट था वो ये था, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो यार, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, मैं दोबारा ले चल रहा हूं आपको वहीं पे। मैंने आपको शुरुआत में ये दिखाया था कि जो अगर मैं ऑल ओवर बेल्जियम की बात करूं तो डच वाले लोग ज़्यादा थे, ठीक है, 59% थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया भले से डच लोग ज़्यादा हों, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स होंगे वो बराबर होंगे। जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है, अगर भाई साहब फ्रेंच स्पीकिंग वाले 4 होंगे तो 4 ही डच बोलने वाले होंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। Thus no single community can make decisions unilaterally, ताकि कोई भी
डिसीजन है कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी पावर से नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं सेंट्रल की, तो सेंट्रल में किसकी पावर ज़्यादा थी बताओ? डच की, क्योंकि वो 59% थे। लेकिन रूल ये बना दिया भाई साहब भले से तुम 59% हो, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो 50% डच बोलने वाले लोग होंगे मिनिस्ट्री में और 50% कौन से लोग होंगे? आप फ्रेंच बोलने वाले लोग होंगे। और कोई भी जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो दोनों पार्टीज के यानी दोनों तरफ के मिनिस्टर्स को मिला के लिया जाएगा और जिस तरफ ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो डिसीजन ले लिया जाएगा। इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बड़ा काम आएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊँ। दूसरा, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको पता है बड़ी होती है, जैसे इस टाइम अगर इंडिया की बात करूं तो मोदी जी हैं पावर में, सेंट्रल में है, ठीक है, और फिर छोटे छोटे स्टेट में अलग अलग है। तो सेंट्रल पावर वैसे बड़ी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, यानी ऊपर से नीचे ले आए। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर या कोई छोटा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी अब वो उनकी सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, उनके अंडर में, उनके प्रेशर में काम नहीं करेगी। देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इस तरह से दिखा रखा है कि जो पावर है वो शिफ्ट हो गई किसकी तरफ? इधर शिफ्ट हो गई। सेंट्रल से कहाँ शिफ्ट हो गई? स्टेट की तरफ शिफ्ट हो गई। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तीसरी बात, अब आपको मैंने बताया था ब्रुसेल्स का केस बिल्कुल अलग था। ब्रुसेल्स में क्या था, क्या बताया था? दोबारा दिखा देता हूं आपको। ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। अब ब्रुसेल्स का क्या करें? तो ब्रुसेल्स के लिए क्या किया? ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स के अंदर एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसके अंदर डच बोलने वाले लोग भी और फ्रेंच बोलने वाले लोग भी बराबर बराबर बनाए गए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बनाई गई। अब तुम ये सोचोगे कि सर ब्रुसेल्स के अंदर तो फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे और 20% ही लोग थे डच बोलने वाले, तो फिर ब्रुसेल्स के अंदर जब गवर्नमेंट बनी तो दोनों को 50-50% क्यों दिया गया? तो इसका आंसर ये है क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनी तो वहाँ डच बोलने वाले ज़्यादा थे। अगर मैं ऑल ओवर कंट्री बात करूँ तो डच वाले लोगों ने भी तो फ्रेंच वाले लोगों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि चलो भाई हम 50%। तो जब उन्होंने उन्हें सम्मान दिया, डच वालों ने फ्रेंच वालों को सम्मान दिया, तो फ्रेंच वालों ने कहा यार भले से यहाँ पे ब्रुसेल्स में हम पावरफुल हैं, लेकिन सेंट्रल में क्योंकि इन्होंने हमें पावरफुल दिया, हमें 50% का अधिकार दिया, तो ब्रुसेल्स के अंदर हम भी इन्हें 50% का अधिकार देंगे। समझ में आ गया? यानी ये वही वाली बात है कि ज़रूरत पड़ने पर आपने अपने पड़ोसी की हेल्प की और जब आपका कोई टाइम पड़ा या आपका कोई खराब टाइम आया तो उसने आपकी हेल्प करी, तो दोनों लोग मिलजुल के रहे और कुछ भी खराब चीज नहीं हुई और सब कुछ बढ़िया हो गया। तो सही है। ये वाला क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट वाज द रीजंस दैट इवन इन ब्रुसेल्स द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 50-50%, तो रीजन यही था क्योंकि फ्रेंच लोगों ने जब ये देखा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच लोगों ने 50% हिस्सा किसको दिया? फ्रेंच वालों को, और 50% अपने पास रखा। जब उन्होंने वहां पे बराबरी दिखाई तो नेकी है ना, तो इन्होंने भी नेकी का काम किया, इन्होंने भी यही वाला बढ़िया काम किया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब देखो दोनों साइड के लोग मजे से देख रहे हो क्या मजे कर रहे हैं भाई साहब, दोनों लोग खुश हो गए। अब इसके अलावा क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, स्टेट गवर्नमेंट बन गई और ब्रुसेल्स की एक अलग गवर्नमेंट बन गई। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट बनी जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बनी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का काम क्या था? दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मनी। बच्चा कह रहा सर समझ में नहीं आ रहा, क्या बता रहे हो? ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये बिल्कुल एक अलग गवर्नमेंट थी। इसमें क्या होगा? डच स्पीकिंग जो हैं, जो लोग डच बोलते हैं, वो एक अलग चुनाव लड़ेंगे, मतलब उनके यहाँ एक अलग तरह का इलेक्शन होगा, उसमें केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे जो डच बोलते हैं। फ्रेंच वाले अलग होंगे, जर्मन वाले अलग होंगे। ठीक है। और ये गवर्नमेंट किस पे काम करती थी? कल्चरल, एजुकेशनल पे, लैंग्वेज पे और रिलेटेड इश्यूज़ पे। आप शायद सोच रहे होगे सर सारी चीज़ समझ में आ गई, लेकिन आपका ना ये कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला हमें
चीज़ समझ में नहीं आई बेटा, उस चीज़ को मैं इस तरह से समझाऊंगा। जैसे आप अगर गांव में कभी गए हो या आपने सुना हो, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर गांव में ग्राम पंचायत होती है। जैसे गांव के अंदर किसी में कोई झगड़ा हो जाए, कोई मोल भाव हो जाए, कोई लड़की भगा के ले आया, कोई बात हो गई, इंटरकास्ट शादी कर ली, तो गाँव में पंचायत बैठती है, गाँव के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बैठते हैं और वो फैसला करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, गांव का फैसला गांव में ही हो जाता है। उसके लिए, उसे सुलझाने के लिए कोई मोदी जी या स्टेट गवर्नमेंट से किसी मिनिस्टर को नहीं आना पड़ता। देख रहे हो आप यहाँ पे गांव पंचायत मतलब वो चल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये जो बेल्जियम मॉडल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, लेकिन Belgium model is complicated but it is successful so far and it help to avoid civic strife between two major communities। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो ख़त्म करते टाइम, वो ये, मुझे ये बताओ, अगर वहाँ के मिनिस्टर्स, अगर वहाँ के लीडर्स ये वाला इंटेलिजेंट डिसीजन ना लेते कि भाई दोनों कम्युनिटी को बराबर सम्मान दिया जाए, दोनों की लैंग्वेजेस का सम्मान किया जाए, तो क्या ये शांति व्यवस्था बन पाती? नहीं बनती ना। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ के लीडर्स को जाता है कि उन्होंने इस वाली बात को समझा, भले से फ्रेंच लोग कम है लेकिन उनकी लैंग्वेज को और उनकी फीलिंग्स को हमें सम्मान देना पड़ेगा, डच वालों को भी सम्मान देना। और ये ही रीज़न है कि ये जो पूरा देश है वो एकजुट हो गया, इकट्ठा रह गया और सारे लोग मस्त रह गए, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका के केस को। अगर मेरा ये तरीका आपको पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या आपको सेकंड पार्ट का इंतज़ार रहेगा। और इंग्लिश बाबा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मुझसे जुड़ना चाहते हो इंग्लिश बाबा से तो मेरा नंबर लिख लो 8059041145 80 हमारे ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मुझे आप इस नंबर पर 8059041145 पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाय।